कभी सोचा है कि एक किसान को कैसे पता होता है कि उसकी फसल की कीमत क्या मिलेगी, वो भी महीनों पहले? या कोई एयरलाइन अपनी फ्यूल का खर्चा कैसे फिक्स कर लेती है? इसका जवाब फ्यूचर्स मार्केट में छिपा है। तो आज चलिए इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट्स का नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है? इसी अनिश्चितता को, इसी अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश, बस यही फ्यूचर्स मार्केट का असास है। जरा उस किसान के बारे में सोचिए जिसने अपनी पूरी मेहनत फसल में लगा दी है और उसे डर है कि बाजार में दाम गिर जाएंगे। या उस एयरलाइन के बारे में सोचिए जिसे डर है कि अचानक फ्यूल की कीमतें आसमान छू लेंगी। इन सभी के लिए ये सवाल सच में करोड़ों का है। ओके, तो चलिए इसमें उतरते हैं। कीमतों के इसी उतार चढ़ाव की जो समस्या है ना, उसी को सुलझाने के लिए फ्यूचर्स का आविष्कार हुआ था। ये एक ऐसा टूल है जो बनाने वाले और खरीदने वाले दोनों को एक तरह की सुरक्षा देता है। चलिए इसे एक कहानी की तरह देखते हैं। एक तरफ है हमारा किसान, जिसने महीनों मेहनत की है और वो चाहता है कि उसकी फसल का अच्छा दाम मिले। और दूसरी तरफ है एक फूड प्रोसेसर, जिसे वही फसल सस्ते में चाहिए। अब देखिए, दोनों के इंटरेस्ट एकदम ऑपोजिट हैं और दोनों को ही एक ही डर सता रहा है, भविष्य का, कि कहीं कीमतें उनके खिलाफ न चली जाएं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया समझौता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा, पर इसमें एक शब्द है जो सबसे जरूरी है, मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल, इसका मतलब है कि हर सौदा एक जैसे नियमों और शर्तों पर होता है। सोचिए, जैसे आप दुनिया में कहीं भी मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खरीदें, आपको पता है कि वो कैसा होगा। बस वही बात यहां भी है। मिसाल के तौर पर, कच्चे तेल का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमेशा, जी हां, हमेशा 1000 बैरल का ही होगा। इसी स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि हर कोई एग्जैक्टली जानता है कि वो क्या खरीद या बेच रहा है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो हमने ये तो समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब देखते हैं कि ये कहाँ और कैसे ट्रेड होता है, क्योंकि असली जादू तो यहीं पर है। कल्पना कीजिए कि आपने किसी से 1 महीने बाद एक तय कीमत पर कोई चीज खरीदने का वादा किया, लेकिन जब समय आया तो वो इंसान मुकर गया। यही है काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब सामने वाली पार्टी के वादा तोड़ने का खतरा। इस बहुत बड़ी समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान है, क्लियरिंग हाउस। ये एक भरोसेमंद बिचौलिए की तरह काम करता है, जो हर एक सौदे के बीच में खड़ा होता है और गारंटी लेता है। असल में क्लियरिंग हाउस बाजार की रीढ़ की हड्डी है। ये पक्का करता है कि हर कोई अपना वादा पूरा करे। इसकी वजह से कोई भी बिना चिंता के ट्रेड कर सकता है। पता भी नहीं होता कि सौदे के दूसरी तरफ कौन है, और सच कहें तो जानने की जरूरत भी नहीं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। अब हम उन फाइनेंशियल टूल्स को समझेंगे जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग को इतनी पावर और स्पीड देते हैं। मार्जिन को एक तरह की बयाना राशि या टोकन मनी समझिए। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत नहीं है, बल्कि बस एक गारंटी है कि आप सौदे से पीछे नहीं हटेंगे। ये बाजार को दिखाता है कि आप सीरियस हैं। अब जरा ये नंबर देखिए, 20-1। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे की ताकत को 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब सिर्फ $5000 लगाकर आप $1,00,000 की कीमत की चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यही है लेवरेज की असली ताकत। पर यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। लेवरेज ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। जितनी तेजी से ये मुनाफे को आसमान पर पहुंचा सकता है, उतनी ही तेजी से ये नुकसान के गहरे गड्ढे में भी गिरा सकता है। और सबसे खतरनाक बात, नुकसान कभी-कभी लगाए हुए पैसों से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाजार इतने बड़े जोखिम को संभालता कैसे है? जवाब है मार्क टू मार्केट। इसे बाजार का डेली हेल्थ चेकअप मान लीजिए। हर दिन के आखिर में सबके नफे नुकसान का हिसाब तुरंत हो जाता है। इससे कोई भी प्रॉब्लम बड़े होने से पहले ही पकड़ में आ जाती है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस खेल के खिलाड़ी कौन हैं। इस बाजार में मुख्य रूप से 3 तरह के लोग होते हैं। सबके मकसद अलग-अलग होते हैं, पर मजे की बात यह है कि ये सब मिलकर ही बाजार को चलाते हैं। तो ये हैं 3 मुख्य खिलाड़ी, हेडर्स, स्पेक्युलेटर्स और आर्बिट्राजर्स। सुनने में ये नाम शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर इनका काम समझना बहुत ही आसान है। हेजर वो हैं जो जोखिम से बचना चाहते हैं, जैसे कोई बारिश से बचने के लिए छाता लेता है।
स्पेक्यूलेटर वो हैं जो उस जोखिम को खरीदकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, जैसे कोई तूफान में सर्फिंग करने का रोमांच चाहता है। और आर्बिट्रेजर, वो बाजार के रेफरी की तरह है, जो छोटी-मोटी गलतियों को सुधारकर खेल को फेयर रखते हैं। चलिए, अब इन सब को एक साथ रखकर बड़ी पिक्चर देखते हैं और फ्यूचर्स की तुलना एक ज्यादा जानी-पहचानी चीज से करते हैं, स्टॉक्स से। फ्यूचर्स और स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। स्टॉक खरीदना मतलब एक कंपनी में हिस्सेदार बनना, जबकि फ्यूचर्स खरीदना सिर्फ एक समझौता है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और हाँ, जैसा हमने देखा, फ्यूचर्स में लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है, जो इसे कहीं ज़्यादा जोखिम भरा भी बना सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो फ्यूचर्स के फायदे हैं जबरदस्त लिक्विडिटी और कीमत के घटने या बढ़ने दोनों पर आसानी से ट्रेड करने की सुविधा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है रिस्क, लेवरेज से बड़े नुकसान का खतरा और बाजार की तेज रफ्तार। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात समझनी हो तो वो ये है, फ्यूचर्स मार्केट का असल काम, उसका कोर फंक्शन रिस्क का ट्रांसफर है। ये एक तरह का ब्रिज है जो रिस्क को उन लोगों से लेता है जो इसे बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब हमारे हेजर्स, और उन लोगों तक पहुंचाता है जो मुनाफे की उम्मीद में इसे खुशी खुशी लेने को तैयार हैं, यानी स्पेक्यूलेटर्स। तो ये मार्केट हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरह की स्टेबिलिटी देते हैं, जोखिम को मैनेज करते हैं। पर एक सवाल है, क्या होता है जब ये जोखिम उठाने वाले ही गलत हो जाएं? क्या होगा जब तूफान में सर्फिंग करने वाले खुद ही डूबने लगें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस मार्केट की असली ताकत और इसके छिपे हुए खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी सोचा है कि जो कामयाब फ्यूचर्स ट्रेडर्स होते हैं वो बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? देखिए, ये कोई किस्मत का खेल तो है नहीं, ये एक हुनर है जिसे कहते हैं मार्केट एनालिसिस। तो आज हम इसी हुनर को समझने वाले हैं और देखेंगे कि ट्रेडिंग के सफर में ये आखिर कैसे काम आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ट्रेडिंग बस एक जुआ है या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी होती है? देखिए, बात सीधी सी है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए सोचे समझे फैसले लेना सबसे जरूरी है, और आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये फैसले लिए कैसे जाते हैं। देखिए, बाजार में उतरने से पहले हर ट्रेडर के मन में 3 बड़े सवाल होने चाहिए। पहला, बाजार जाएगा किधर, ऊपर या नीचे? दूसरा, खरीदने या बेचने का सही समय क्या है? और तीसरा, कितना पैसा दांव पर लगाना सही रहेगा? यही वो 3 पहेलियां हैं जिन्हें हम आज अपने टूलकिट से सुलझाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उन 3 जरूरी सवालों से। फिर देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद प्राइस पैटर्न को पढ़ना सीखेंगे। फिर बात करेंगे भीड़ की सोच यानी मार्केट साइकोलॉजी की। और आखिर में इन सारे टूल्स को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जैसा कि हमने अभी बात की, किसी भी अच्छे एनालिसिस की शुरुआत होती है सही सवालों से। तो जरा इन सवालों को और गहराई से समझते हैं। अच्छा, मार्केट को समझने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। ये हमें क्यों का जवाब देता है, मतलब बाजार ऊपर या नीचे क्यों जा रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये कैसे का जवाब देता है, यानी बाजार का मूवमेंट कैसा है, कीमतों में कौन से पैटर्न बन रहे हैं। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। तो चलिए अपने पहले टूल पर आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझिए। एक ऐसा ग्लास जो हमें बाजार को चलाने वाली बड़ी बड़ी ताकतों को करीब से देखने में मदद करता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो फंडामेंटल एनालिसिस बस ये पता लगाने की कोशिश करता है कि किसी भी चीज़ की कीमत के पीछे का क्यों क्या है, मतलब ऐसी कौन सी वजह हैं जो उसकी डिमांड और सप्लाई पर असर डाल रही हैं। अब जरा कुछ उदाहरण देखिए कि असल दुनिया की चीज़ें कीमतों पर कैसे असर डालती हैं। मान लीजिए मौसम खराब हो गया और फसलें बर्बाद हो गईं, तो क्या होगा? सप्लाई घट जाएगी और कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना? इसी तरह तेल की कीमतें ओपेक के फैसलों पर निर्भर करती हैं। ये सब डिमांड और सप्लाई के असली ड्राइवर हैं। और जब बात फाइनेंशियल मार्केट्स की आती है तो हमें देश दुनिया की बड़ी आर्थिक खबरों पर भी नजर रखनी पड़ती है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, देश की जीडीपी ग्रोथ कैसी है या महंगाई कितनी है। यही सब चीजें तय करती हैं कि स्टॉक मार्केट या करेंसी मार्केट का रुख क्या होने वाला है। ठीक है, अब वक्त है हमारे दूसरे टूल का, टेक्निकल एनालिसिस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम प्राइस चार्ट के जरिए बाजार की कहानी को पढ़ना सीख रहे हैं।
देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सोच इस बात पर टिकी है कि किसी भी चीज़ की कीमत में उससे जुड़ी सारी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। तो अगर हम पुराने प्राइस के पैटर्न को ठीक से समझ लें, तो हमें भविष्य का भी कुछ-कुछ अंदाज़ा लग सकता है। यहाँ सारा खेल कीमतों के उतार-चढ़ाव का ही है। प्राइस मूवमेंट की भाषा ना बहुत सीधी-सादी है। बाजार या तो ऊपर जा रहा होगा, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, या फिर नीचे जा रहा होगा, जिसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, या फिर एक छोटी सी रेंज में फंसा होगा, जिसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो सबसे पहला काम है ट्रेंड को पहचानना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सिर्फ चार्ट पर खींची गई लाइनें नहीं हैं, ये असल में साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। सपोर्ट वो लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और कीमतों को और नीचे गिरने से रोकते हैं। और ठीक इसका उल्टा रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां बेचने वालों का दबाव बढ़ जाता है। इन लेवल्स को समझना सही समय पर एंट्री और एग्जिट करने में बहुत मदद करता है। ट्रेडर्स हमेशा चार्ट पर कुछ खास तरह के पैटर्न ढूंढते रहते हैं। जैसे कुछ पैटर्न होते हैं जो ट्रेंड के बदलने का इशारा करते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप्स। और कुछ पैटर्न ये बताते हैं कि ट्रेंड शायद अभी और चलेगा, जैसे कि फ्लैग्स या ट्रायंगल्स। ये पैटर्न मार्केट की कहानी को समझने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी टूल की, एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो है बाजार की साइकोलॉजी। मतलब वो इंसानी भावनाएं जो कीमतों को अचानक बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे ले जाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार हमेशा लॉजिक पर नहीं चलता। डर और लालच ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो अक्सर लोगों के फैसलों पर हावी हो जाती हैं। और पता है, यही वो मौके होते हैं जहां एक समझदार ट्रेडर फायदा उठा सकता है। तो सवाल यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, हम बाजार के सेंटीमेंट को समझकर उन मौकों को पहचान सकते हैं जहां ज्यादातर लोग गलती कर रहे होते हैं। जैसे जब हर कोई खरीदने के लिए टूट पड़ता है, जिसे ओवरबॉट कहते हैं, तो शायद वो बेचने का सही समय हो। और जब हर कोई डर के मारे बेच रहा हो, यानी ओवरसोल्ड हो, तो शायद वो खरीदने का मौका हो। तो चलिए अब आखिर में इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। एक कामयाब ट्रेडर कभी सिर्फ एक टूल पर निर्भर नहीं रहता, वो एक मजबूत रणनीति बनाने के लिए इन सभी को एक साथ इस्तेमाल करता है। तो एक अच्छी रणनीति बनती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस से क्यों का जवाब ढूंढिए, मतलब कौन सा मार्केट अभी ट्रेड करने के लिए सही लग रहा है। फिर टेक्निकल एनालिसिस से कब का पता लगाइए, यानी सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है। और आखिर में मार्केट सेंटिमेंट से एक गट चेक कीजिए कि कहीं आप भी तो भीड़ के साथ बह तो नहीं रहे। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छा एनालिसिस भी कभी-कभी फेल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अचानक कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई बड़ी राजनीतिक घटना या कोई प्राकृतिक आपदा। एनालिसिस आपको भविष्य नहीं बताता, बस संभावनाओं को आपके पक्ष में करता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मार्केट एनालिसिस आपको एक रोड मैप देता है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये बस फैसला लेने का एक ढांचा है, सफलता की गारंटी नहीं। तो हमने एनालिसिस के सारे टूल्स तो समझ लिए, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? सोचिए, एक अच्छा प्लान बना लेना एक बात है, और उस प्लान पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी। इसके लिए अनुशासन चाहिए, और शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती यही है। जरा सोचिए, सेंट्रल बैंक ब्याज दरों पर कोई घोषणा करता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर दुनिया भर के बाजारों में अरबों डॉलर की दिशा बदल जाती है। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये असल में फाइनेंशियल फ्यूचर्स की दुनिया में होता है। ये एक ऐसा अदृश्य बाजार है जो हमारी अर्थव्यवस्था को चुपचाप आकार देता है, और आज हम इसी के कुछ राज खोलने वाले हैं। ये सवाल ही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ में है, और इसका जवाब भी उतना ही मजेदार है। देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये भविष्य में झांकने की एक खिड़की जैसा है, जो हमें कल की अनिश्चितताओं से आज ही बचने की ताकत देता है। मतलब भविष्य की कीमत पर आज ही एक सौदा पक्का कर लेना। हम सब ने कभी न कभी गेहूं या सोने के वायदा कारोबार के बारे में तो सुना ही है, जो कि असल चीजों की डिमांड और सप्लाई पर चलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्यूचर्स का खेल वो बिल्कुल अलग है। यहां दांव किसी फिजिकल वस्तु पर नहीं, बल्कि बॉन्ड, करेंसी या फिर स्टॉक इंडेक्स जैसी चीजों पर लगता है। और इन्हें चलाने वाली ताकतें वो है सेंट्रल बैंक के फैसले और आर्थिक नीतियां। जब भी रिजर्व बैंक ब्याज दरें बदलता है, तो उसकी लहरें सीधे इन बाजारों से आकर टकराती हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल फ्यूचर्स आखिर है क्या? इसे भविष्य के लिए एक पक्के वादे की तरह समझिए, एक ऐसा सौदा जो आज की शर्तों पर तय हो गया है। ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है,
जिसमें भविष्य में एक तय कीमत पर किसी फाइनेंशियल एसेट को खरीदने या बेचने की बात होती है, जहां सब कुछ पहले से तय होता है। तो चलिए, अब जब हमने इसकी नींव समझ ली है तो जरा इस दुनिया के असली खिलाड़ियों से मिलते हैं और देखते हैं कि वो इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं। ये मैदान सिर्फ कुछ बड़े खिलाड़ियों के लिए ही नहीं है। देखिए, बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हेज फंड्स बाजार की चाल पर बड़ा दांव लगाने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी विदेशी कमाई को सुरक्षित करती हैं, और हाँ, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ये जोखिम और अवसर का एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। जब ब्याज दरें बदलती हैं तो ये सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती। इसका असर इस बात पर पड़ता है कि हमारे कार लोन की ईएमआई कितनी होगी या हमारे सेविंग्स अकाउंट पर कितना ब्याज मिलेगा। इसी उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिम को संभालने के लिए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बनाए गए हैं। ब्याज दरों का असर हर जगह है। सोचिए, जब दरें बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इससे उनका मुनाफा घट सकता है और उनके शेयर की कीमत भी गिर सकती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जो पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प नियम काम करता है। ब्याज दरों और बॉन्ड की कीमतों का रिश्ता उल्टा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाजार में ज्यादा ब्याज दर वाली नए बॉन्ड आते हैं तो पुराने कम ब्याज वाले बॉन्ड उतने आकर्षक नहीं रह जाते, जिससे उनकी कीमत गिर जाती है। ये बात ट्रेडर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स दो तरह के होते हैं। अगर किसी को लगता है कि सेंट्रल बैंक जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाने वाला है तो उसकी नज़र शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स पर होगी। लेकिन अगर चिंता अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की सेहत और महंगाई को लेकर है तो फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड फ्यूचर्स में मौके तलाशे जाते हैं। आज की दुनिया में जहां कंपनियां लगातार देशों की सीमाओं के पार व्यापार करती हैं, करेंसी की कीमतों में एक छोटा सा बदलाव भी मुनाफे को नुकसान में बदल सकता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और करेंसी फ्यूचर्स वो इसी समस्या का समाधान है। करेंसी की कीमतें कई चीजों से तय होती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो निवेशक उस ग्रोथ का हिस्सा बनने के लिए वहां पैसा लगाना चाहेंगे। इससे उस देश की करेंसी की मांग बढ़ेगी और उसकी कीमत भी मजबूत हो जाएगी। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। दुनिया भर की कंपनियों के लिए ये एक रोजमर्रा की हकीकत है जो उनके नतीजों पर सीधा असर डालती है। उन्हें आज ये तय करना होता है कि भविष्य में मिलने वाले पैसे की कीमत आखिर क्या होगी। इसका समाधान है हेजिंग। अगर किसी कंपनी को डर है कि यूरो की कीमत गिर सकती है तो वो यूरो फ्यूचर बेचकर आज ही एक रेट लॉक कर लेगी। अब अगर यूरो सच में गिर भी जाता है तो उसे पेमेंट में तो नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर हुए मुनाफे से उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। अब जरा ये सोचिए, अगर कोई किसी एक स्टॉक पर नहीं बल्कि पूरे बाजार की दिशा पर ही दांव लगाना चाहता है तो सैकड़ों अलग अलग शेयर खरीदना तो मुमकिन नहीं है। यहीं पर इंडेक्स फ्यूचर्स एक अविश्वसनीय रूप से कारगर तरीका बन जाते हैं। सिर्फ एक ट्रेड से पूरे बाजार में पोजीशन बनाई जा सकती है। जैसे S&P 500 अमेरिकी अर्थव्यवस्था की 500 सबसे बड़ी कंपनियों का हाल बताता है, तो वहीं नैस्डैक टेक्नोलॉजी सेक्टर का आईना है। हर इंडेक्स बाजार की एक अलग तस्वीर पेश करता है और इंडेक्स फ्यूचर्स आपको उस पूरी तस्वीर पर ट्रेड करने की सुविधा देते हैं। निवेशक इनका कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें बाजार में बड़ी गिरावट का डर है तो वे अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए इंडेक्स फ्यूचर्स बेच सकते हैं। अगर वे बाजार को लेकर बुलिश हैं तो वे इसे खरीदकर मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। और आर्बिट्रेज का मतलब है फ्यूचर्स और असल बाजार के बीच कीमत के छोटे से अंतर का फायदा उठाकर लगभग बिना जोखिम के मुनाफा कमाना। अब बात करते हैं उस चीज की जो फ्यूचर्स को इतना शक्तिशाली और साथ ही इतना खतरनाक बनाती है, लेवरेज। लेवरेज के साथ आप अपने खाते में मौजूद पैसों से कई गुना बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके नुकसान को भी उतना ही बढ़ा सकता है। मान लीजिए एक स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है $2 लाख। ये भारत के कई शहरों में एक अच्छे खासे घर की कीमत से भी ज्यादा है, लेकिन आपको इसे खरीदने के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ $10,000 यानी लगभग 5% मार्जिन देकर उस पूरी $2 लाख की पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह है 20 से 1 का लीवरेज, मतलब आपके हर एक रुपए के पीछे बाजार में 20 रुपए का दांव लगा है। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार है। अगर बाजार आपकी सोच के खिलाफ चला गया तो आपका ब्रोकर आपसे और पैसे जमा करने के लिए कह सकता है ताकि आपकी पोजीशन खुली रहे। इसे मार्जिन कॉल कहते हैं। और अगर और पैसे नहीं डाले तो आपकी पोजीशन को जबरन घाटे में बंद कर दिया जाएगा। ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जोखिम है। देखिए,
ये बाजार हवा में नहीं चलते। जब भी कोई बड़ी आर्थिक खबर आती है, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। जैसे जब सेंट्रल बैंक अचानक से ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो ये स्टॉक मार्केट को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि कंपनियों के लिए पैसा उधार लेना महंगा हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन उपकरणों के बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था शायद बहुत कम कुशल और बहुत ज्यादा जोखिम भरी होती। फाइनेंशियल फ्यूचर्स वो तेल हैं जो फाइनेंस की इस विशाल मशीनरी को आराम से चलाते रहते हैं, जिससे जोखिम का मैनेजमेंट और कीमत की खोज मुमकिन हो पाती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये उपकरण जोखिम को संभालते तो हैं, लेकिन ये खुद सिस्टमिक रिस्क भी पैदा कर सकते हैं। जब बहुत से लोग एक ही दिशा में बड़ा दाव लगा रहे होते हैं, तो ये एक बुलबुला बना सकता है जो फट सकता है। और जैसा हमने 2008 में देखा था, ये पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को अपने साथ नीचे ला सकता है। तो आज बात करते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स की दुनिया की। कभी सोचा है कि रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आखिर तय कैसे होती हैं? चलिए आज इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, जो पेट्रोल हम भरवाते हैं, सुबह की जो कॉफी पीते हैं, या फिर सोना, इन सब की कीमत आखिर तय कौन करता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल और दिलचस्प फाइनेंशियल मार्केट में, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसा है। तो इस पूरे बाजार की नींव है कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये है क्या? एकदम सिंपल भाषा में, ये एक पक्का वादा है। मतलब फ्यूचर में किसी तारीख को एक चीज एक तय दाम पर खरीदने या बेचने का वादा। मार्केट में उस दिन कीमत चाहे कुछ भी हो, ये कीमतों के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचने का एक जबरदस्त तरीका है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं इन मार्केट्स की दुनिया में, और हम देखेंगे 4 बड़े ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी मार्केट की। कच्चा तेल, नेचुरल गैस, गैसोलीन, ये सब यहीं ट्रेड होता है। और इनकी कीमतें वो डिपेंड करती हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर। मतलब किसी बड़े तेल बनाने वाले देश में जरा सी भी गड़बड़ हुई और यहाँ पेट्रोल के दाम ऊपर। ओपेक जैसे ग्रुप्स के फैसले तो खैर रातों रात पूरा खेल पलट सकते हैं। अच्छा, एनर्जी के बाद आते हैं मेटल्स पर। यहाँ ना कहानी 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ है सोना चांदी। जब भी इकोनॉमी में डर का माहौल होता है, लोग भागकर इन्हें खरीदते हैं, एक सेफ हेवन की तरह। और दूसरी तरफ है कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स। ये बताते हैं कि देश की सेहत कैसी है। इनकी डिमांड ज्यादा, मतलब फैक्ट्रियां फुल स्पीड में चल रही हैं और इकोनॉमी पटरी पर है। अगला है लाइव स्टॉक मार्केट। ये मार्केट अब कह सकते हैं कि एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ जानवरों के चारे का भाव क्या है, कोई बीमारी तो नहीं फैल गई, या फिर त्योहारों में डिमांड बढ़ गई। ये छोटी छोटी बातें भी कीमतों पर सीधा असर डालती हैं। और आखिर में एग्रीकल्चरल मार्केट, मक्का, गेहूं, कपास। सच तो ये है कि फ्यूचर्स मार्केट की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, और इनकी कीमतें तो पूरी तरह से नेचर के हाथ में होती हैं। मॉनसून अच्छा तो फसल बढ़िया और दाम नीचे, और अगर सूखा पड़ गया तो सब कुछ उल्टा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन मार्केट्स में ट्रेड करता कौन है और क्यों? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरफ हैं हेजर्स। इनका मकसद है रिस्क कम करना, एक तरह की ढाल की तरह। जैसे कोई किसान चाहता है कि उसकी फसल का दाम आज ही फिक्स हो जाए, चाहे कल कुछ भी हो। या कोई एयरलाइन, वो बढ़ते फ्यूल के दाम से खुद को बचाना चाहती है। और दूसरी तरफ हैं स्पेक्यूलेटर्स। इनका मकसद है कीमतों के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट बनाना। ये बाजार में पैसा और लिक्विडिटी दोनों लाते हैं। मतलब इनकी वजह से खरीदना बेचना आसान हो जाता है। चलिए अब समझते हैं उन फोर्सेस को जो इन मार्केट्स को हिलाकर रख देती हैं। इनमें से कुछ तो प्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन कुछ वो बिल्कुल अचानक आती हैं। जैसे कई कमोडिटीज में एक सीजनल पैटर्न होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि सर्दियों में हीटिंग के लिए नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है, या गर्मियों में छुट्टियों के टाइम लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो गैसोलीन की खपत बढ़ जाती है। ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को बहुत करीब से फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीजें किसी कैलेंडर को फॉलो नहीं करती। इन्हें कहते हैं सप्लाई शॉक्स। जरा सोचिए, किसी तूफान या सूखे की एक खबर आती है और खाने पीने की चीजों के दाम रातों रात आसमान छूने लगते हैं। या किसी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है और पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ जाती है। यही वो इवेंट्स हैं जो अचानक से कीमतों में जबरदस्त तेजी या मंदी ला सकते हैं। तो इन सारे उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। यहाँ रिवॉर्ड भी बड़ा है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है ये। तो पहले बात करते हैं फायदों की। रिवॉर्ड्स क्या है? सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक्स और बॉन्ड्स से अलग एक और बास्केट में रखना।
साथ ही ये ग्लोबल इकोनॉमी के ट्रेंड से सीधे जुड़ने का मौका देता है। और सच तो ये है कि बाजार का यही उतार चढ़ाव ही है जो ट्रेडर्स के लिए मौके बनाता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। यहाँ रिस्क भी उतने ही बड़े हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं, जियोपॉलिटिकल टेंशन का खतरा हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें अक्सर लिवरेज का इस्तेमाल होता है, मतलब उधार के पैसे से ट्रेडिंग। इससे प्रॉफिट कई गुना बढ़ सकता है तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। देखिए, इन मार्केट्स को बनाया तो गया था रिस्क को मैनेज करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि उस रिस्क को कौन मैनेज करेगा जब स्पेकुलेशन यानी सिर्फ कीमतों पर दाव लगाना ही मार्केट को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार कैसे जीतते हैं जबकि ज्यादातर लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? असल में इसका राज सिर्फ सही स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि एक मजबूत भरोसेमंद सिस्टम बनाने में है। तो चलिए आज हम उसी पेशेवर प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटते हैं जो टॉप ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए उस एक बड़े सवाल का सामना करें जो हर ट्रेडर के मन में आता है। आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग इस फील्ड में नाकाम हो जाते हैं जबकि कुछ ही लोग हैं जो लगातार पैसा बना पाते हैं? यकीन मानिए, इसका जवाब किस्मत में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। देखिए, रिसर्च से ये साफ है कि ज्यादातर नाकामियां इन 3 बड़ी गलतियों की वजह से होती हैं। पहला, बिना किसी प्लान के मैदान में कूद पड़ना। दूसरा, हर एक ट्रेड पर जरूरत से ज्यादा पैसा दांव पर लगा देना। और तीसरा, डर और लालच जैसी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देना। ये वो 3 जाल हैं जिनसे हर हाल में बचना है। तो ठीक है, अगर हमें ये पता है कि जाल क्या है, तो इनसे बचने का रास्ता क्या है? यहीं से असल समाधान की शुरुआत होती है। पहला कदम है एक प्रोफेशनल की तरह सोचना और अपने लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट तैयार करना। इस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। इसे बस एक आइडिया मत समझिए, ये आपके नियमों की एक पक्की किताब है। ये आपको साफ साफ बताती है कि कब बाजार में घुसना है, कब बाहर निकलना है और कितना जोखिम लेना है। इसका एक ही मकसद है, भावनाओं को फैसले लेने से रोकना। एक अच्छे प्लान में 3 बातें जरूर होती हैं। पहली बात, अपना बाजार चुनें। हर जगह हाथ आजमाने से अच्छा है कि कुछ बाजारों पर ही फोकस करें ताकि उनकी नब्ज को अच्छे से समझ सकें। दूसरी बात, एंट्री की रणनीति एकदम क्लियर रखें। इससे आप बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल के पीछे नहीं भागेंगे। और तीसरी, जो कि सबसे जरूरी है, वो है बाहर निकलने की रणनीति। और बस यहीं से हम अपनी प्लेबुक के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम का प्रबंधन। ये एक तरह से आपका सुरक्षा कवच है जो आपको बाजार के हर तूफान में खड़े रहने की ताकत देता है। अब जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, ये एक लाइन ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल देती है। प्रोफेशनल्स का मानना है कि एक परफेक्ट एंट्री खोजने से कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि अगर ट्रेड गलत गया तो नुकसान को कहाँ रोकना है। सारा खेल मुनाफा बनाने से ज्यादा अपनी जमा पूंजी को बचाने का है। तो सवाल ये है कि पूंजी को बचाएं कैसे? इसका सबसे पहला और सबसे ताकतवर टूल है पोजीशन साइजिंग। इसका सीधा सा मतलब है हर एक ट्रेड पर कितना पैसा लगाना है। यही एक फैसला तय करता है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो नुकसान छोटा होगा या इतना बड़ा कि वो आपको खेल से ही बाहर कर दे। इसके 2 बहुत ही आम तरीके हैं। पहला है फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क, यानी अपने खाते का बस एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 1% ही हर ट्रेड पर दांव पर लगाना। दूसरा है वॉलेटिलिटी बेस्ड साइजिंग, मतलब जब बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो छोटा दांव लगाना और जब बाजार शांत हो तो थोड़ा बड़ा। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी के ट्रेडिंग खाते में $50,000 हैं और वो 1% का नियम अपनाता है तो किसी भी एक ट्रेड में उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान सिर्फ $500 ही होगा। देखिए एक छोटा सा नियम बड़े से बड़े नुकसान से कैसे बचाता है। और इस सुरक्षा कवच का सबसे मजबूत हिस्सा है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये एक तरह का बीमा है। पोजीशन साइजिंग ये तय करती है कि आप कितना जोखिम ले रहे हैं और स्टॉप लॉस उस जोखिम पर ताला लगा देता है। ये आपके ट्रेड को एक तय नुकसान पर अपने आप बंद कर देता है और भावनाओं को पूरी तरह से खेल से बाहर रखता है। तो अब हम आते हैं प्लेबुक के आखिरी और अक्सर सबसे मुश्किल हिस्से पर, इंसानी फितरत। एक बेहतरीन प्लान और शानदार रिस्क मैनेजमेंट भी किसी काम का नहीं अगर एक ट्रेडर का खुद के दिमाग पर ही कंट्रोल ना हो।
ये कुछ ऐसे जाने पहचाने भावनात्मक जाल हैं जिनमें अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं। हारने का डर, जीत की लहर में आया लालच, नुकसान के बाद बदला लेने की जिद, या फिर कुछ अच्छे ट्रेड के बाद आया ओवर कॉन्फिडेंस। ये भावनाएं किसी भी अच्छे प्लान को मिनटों में बर्बाद कर सकती हैं। तो फिर इनसे मुकाबला कैसे किया जाए? इसका जवाब है अनुशासन और सही टूल्स। प्रोफेशनल्स अपने बनाए नियमों पर टिके रहते हैं। हर ट्रेड का हिसाब रखने के लिए एक जर्नल बनाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को ईमानदारी से परखते हैं और सबसे जरूरी, दिल की सुनकर कभी कोई सौदा नहीं करते। तो बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, अनुशासन। यही वो एक चीज है जो कामयाब और नाकामयाब ट्रेडर्स के बीच फर्क पैदा करती है। कभी-कभी तो ये बाजार की जानकारी से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये एक मैराथन है। इसमें टिके रहने के लिए एक पेशेवर मानसिकता अपनानी पड़ती है जो लंबे समय के बारे में सोचे। असल में प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक मंजिल नहीं, एक सफर है। ये एक लगातार चलने वाला पहिया है। आप सीखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को जांचकर गलतियां ढूंढते हैं, बदलते बाजार के हिसाब से खुद को बदलते हैं और हमेशा बेहतर होने पर फोकस करते हैं। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है। असली लक्ष्य शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि एक मजबूत और अनुशासित प्रक्रिया बनाने पर ध्यान देना है। याद रखिए, जब प्रोसेस सही होगा तो मुनाफा तो अपने आप आएगा। तो अब अंत में बस एक सवाल, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में ईमानदारी से सोचिए। क्या ये जीतने के लिए बनाई गई एक सोची समझी रणनीति है, या ये बस बाजार में जुआ खेलने का एक बहाना है? इसका जवाब ही आपका ट्रेडिंग का भविष्य तय करेगा।